डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। ट्यूटर हेल्प ज़ोन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर सोशल साइंसेस पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और उसकी इंटरप्रिटेशन करना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त स्क्रीन पर आपको SPSS का डाटा व्यू नज़र आ रहा है। एक प्रोजेक्ट मुझे मिला था नॉइस पॉल्यूशन का, उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा था। तो आज मैं आपको इसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस फाइंड करना और उसके इंटरप्रिटेशन करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपने एनालाइज पे जाना है। एनालाइज के बाद आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे और यहाँ से आप सेकंड ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में फर्स्ट कॉलम, इसके अंदर तमाम वेरिएबल्स जिसको आप अपने क्वेश्चनर में डील कर रहे हो सारे दिए हुए हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल्स चूज़ करें जिनका आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं एज ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद एरो पे क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड पे वेरिएबल वाले बॉक्स में चला जाएगा। इसके बाद सेकंड मेरे पास वेरिएबल है ट्रैवलिंग और ये भी स्केल वेरिएबल है, इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद फिर आप ऑप्शन में जाओगे। ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास डिस्क्रिप्टिव ऑप्शंस हैं। जो भी स्टैटिस्टिक आप फाइंड करना चाहते हो उसके ऊपर बॉक्स में आप क्लिक करें, वो सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने के बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करें और ओके का ऑप्शन प्रेस कर दें। इसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने आउटपुट की एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट आ चुका है। इस विंडो को आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से कॉपी करें, और इसको कॉपी करने के बाद आप वर्ड की फाइल में पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ या अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ से आप किसी भी सेल को अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी कर चुका हूँ। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल पे इसको पेस्ट करूँगा। इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की इंटरप्रिटेशन मैं ऑलरेडी कर चुका था, वही मैं आपके सामने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मिनिमम टाइम में मैं ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं। एक वेरिएबल है एज ऑफ स्टूडेंट और दूसरा वेरिएबल है ट्रैवलिंग आवर्स, और इसके नीचे लिखा हुआ वैलिड एन लिस्ट वाइज। फर्स्ट जो हमारा कॉलम है इसमें एन दिया हुआ है, एन साइज़ को शो कर रहा है। हमारा जो सर्वे था इसमें मैंने 90 रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया। तो इसमें साइज़ के आगे एज ऑफ स्टूडेंट में भी 90 लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग और सेकंड वेरिएबल में भी 90 लिखा हुआ है, और वैलिड ऑब्जर्वेशन भी 90 है। अगर यहाँ कोई वैल्यू स्किप होती तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसने शेयर कर देनी थी। साइज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन दिस सर्वे वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू 90 रिस्पोंडेंट्स। सिंपली आपने उस डिजिट को स्टेटमेंट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना है कि आपने जो सर्वे किया उसमें इंफॉर्मेशन कितने रिस्पोंडेंट से आपने इकट्ठी की। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड हमारे पास जो स्टैटिस्टिक है वो है रेंज। रेंज बेसिकली एक डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। तो हमारे क्वेश्चनर के अंदर जो वेरिएबल था एज ऑफ स्टूडेंट, उसमें चूँकि हम स्टूडेंट्स की एज को डिस्कस कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो रेंज का डिफरेंस आ रहा है वो 10 ईयर्स का आ रहा है। सो द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एज एंड मिनिमम एज ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 10 ईयर्स। इसके बाद थर्ड कॉलम है मिनिमम स्टैटिस्टिक का। मिनिमम स्टैटिस्टिक्स से मुराद है कि हमारी रिसर्च में वो रिस्पोंडेंट जिसकी एज सबसे कम है वो है 15 ईयर्स ओल्ड। फोर्थ कॉलम है मैक्सिमम स्टैटिस्टिक का। मैक्सिमम स्टैटिस्टिक में एज के आगे 25 लिखा हुआ है। इट मीन्स द मिनिमम एज ऑफ रिस्पोंडेंट इज़ 15 ईयर्स ओल्ड and maximum age of respondent in this survey is 25 years old। इसके बाद फिफ्थ वन हमारे पास मीन स्टैटिस्टिक है। मीन एवरेज को कहते हैं, एवरेज रिस्पांस को मेजर करता है ये स्टैटिस्टिक। हमारे डाटा में एवरेज एज जो है वो 18.6222 ईयर्स के इक्वल आ रही है। सो द एवरेज एज रिस्पांस इज़ 18.6 ईयर ओल्ड इन दिस सर्वे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्शन स्प्रेडनेस को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर 1.95211 के इक्वल है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द डिस्पर्शन अमंग डाटा सेट
द वेरिएशन अमंग स्टूडेंट इज़ 1.95 ईयर्स। अप्रॉक्सीमेट हमारे डाटा में 2 इयर्स की वेरिएशन चल रही है, यानी कि जिन रिस्पोंडेंट से, जिन स्टूडेंट से मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 2 इयर्स का आ रहा है। इसके बाद जी सेकंड लास्ट कॉलम स्क्यूनेस का है और उसके बाद कर्टोसिस है। स्क्यूनेस लैक ऑफ सिमेट्री होती है। इसमें हमारा जो स्टैटिस्टिक है वो 0.873 के इक्वल आ रहा है। तो स्क्यूनेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको ज़ीरो से कंपेयर करते हैं। अगर इसका आंसर एग्जैक्ट ज़ीरो होता तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, ये मेसोकर्टिक होनी थी, ये गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन को इसने फॉलो करना था। हमारा आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आ रहा है। तो ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है द एज ऑफ स्टूडेंट हैविंग राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका आंसर स्क्यूनेस का ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है तो वो राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो लेफ़्ट टेल स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। इसके बाद स्टूडेंट कर्टोसिस है। कर्टोसिस पीक्डनेस, स्प्रेडनेस अमंग डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है। इसको हम 3 के साथ कंपेयर करते हैं और इसका जो स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू 1.377 है। इसकी वैल्यू 3 से लेस देन है। सो द एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स फॉलोज प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद स्क्यूनेस में भी स्टैंडर्ड एरर इन्वॉल्व है, कर्टोसिस में भी स्टैंडर्ड एरर इन्वॉल्व है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस बेसिकली नॉर्मेलिटी टेस्ट के लिए हम फाइंड करते हैं। अगर आपकी स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू -2 से लेस या फिर +2 से ग्रेटर आती है तो हम नॉर्मेलिटी को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आप 1 बाय 1 बाकी वेरिएबल्स की भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ट्यूटर हेल्प जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।